हेलो फ्रेंड्स। तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। अभी मैं आपके साथ इनकम टैक्स के रूप में प्रस्तुत हूं। नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, तो मैं हर सेमेस्टर में आपके प्रैक्टिकल पेपर्स को पढ़ाता हूं। पता है आपको? तो इसलिए कुछ बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, उन्हें डाउट हो जाता है, पूछ लेते हैं कि सर क्या आप इनकम टैक्स पढ़ाते हैं? हाँ। क्या आप अकाउंट पढ़ाते हैं? हाँ। क्या आप कॉस्ट पढ़ाते हैं? हाँ। एफएम पढ़ाते हैं? हाँ। सभी पेपर आपके मैं पढ़ाता हूं बेटे। तो अभी मैं कौन से रूप में हूं, कौन सी फॉर्म में हूं? इनकम टैक्स की फॉर्म में आपके साथ हूं। आज हम इनकम टैक्स का सबसे बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन्स। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं, सर हमारी जो इनकम टैक्स में जो इनकम है उसका जो चैप्टर नंबर 1 था, या मैं इसे चैप्टर ना कह करके हेड कह दूं, इनकम का जो हमारा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम था, मुझे बताओ जरा उसका नाम क्या था? सर उसका नाम था इनकम फ्रॉम सैलरी। कुछ बच्चों को लगता होगा सर ये इनकम टैक्स का सबसे बड़ा चैप्टर था। ऐसा नहीं है। उसके बाद हमारा सेकंड हेड ऑफ इनकम कौन सा था? तो सर इसमें आया था हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हमने सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक पढ़ लिया है, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, इस हेड की एक खासियत है कि ये हेड अगर आप गिरीश आहूजा सर की बुक से पढ़ रहे हैं तो कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमारी वर्किंग अलग हो जाती है। अगर आप डॉक्टर वी के सिंघानिया जी की बुक से पढ़ रहे हैं तो हमारी वर्किंग अलग हो जाती है। और यदि आप कोई अदर बुक से पढ़ रहे हैं, सीए सीएस स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी ये बातें अलग हो सकती हैं। तो यहाँ एक सेक्शन 23 में इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस हैं ऑथर्स के। सर क्या यहां पर कोई चेंज है? आंसर इज नो चेंज। एक आधा स्मॉल डिफरेंस हो सकता है जब आप परक्विजिट पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी, वहां पे लेके ऑथर्स का 1000 रुपए की एग्जेम्पशन को लेके मामूली सा डिफरेंस है। बट अदरवाइज इनकम फ्रॉम सैलरी आप किसी भी बुक से, किसी भी मटेरियल से पढ़ सकते हैं। सर उसके बाद हमारा थर्ड हेड आना चाहिए पीजीबीपी। बिल्कुल आना चाहिए, और मैं अभी इसको कर रहा हूं स्किप। इसके सेक्शन कंटिन्यूएशन में 28 से लेकर 44 के कोई सब सेक्शन एडी तक जाते हैं शायद। उसके बाद पीजीबीपी के बाद हमारा नेक्स्ट जो हेड आता है वो आता है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है। और इसमें हमारे फिर कंटिन्यूएशन में सेक्शन नंबर 45 से लेकर 55 की सीरीज तक जाते हैं, शायद 55 ए लास्ट होगा। ये हम पहले करेंगे। आज की क्लास में हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम बाद में करेंगे। स्किप करने का मतलब ये है कि ये बाद में जाके करेंगे। ठीक है। इसके कुछ ऑब्वियस रीजन भी हैं कि जब हम पीजीबीपी चैप्टर को करते हैं तो उसके एक आधे टॉपिक्स में ना कैपिटल गेन का रेफरेंस आ जाता है। तो हमारे सर कहा करते थे, गगन पहले कैपिटल गेन बच्चों को पढ़ा दिया कर और फिर पीजीबीपी में जाया कर। मैंने कहा सर क्या फर्क पड़ता है, जब पीजीबीपी पढ़ाऊंगा तो कह दूंगा कि ये टॉपिक कैपिटल गेन में कवर कर लेंगे। तो वो डांटा करते थे, कह रहे गगन मेरी बात सुन, पहले कैपिटल गेन पढ़ाना फिर पीजीबीपी पढ़ाना। मैंने कहा अच्छा सर। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद आएगा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें सेक्शन नंबर 56 से लेकर 59 तक आएंगे। ये सारी की सारी हमारी इनकम के सेक्शंस हैं। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो एक तरीके से हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाया करेगी। तो अभी मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारा ये चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव भी है और लेंदी भी है कि हम इस चैप्टर के ऊपर मूव करने वाले हैं। दूसरा, इस चैप्टर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे, सब जगह की इंटरप्रिटेशन एक ही जैसी होने वाली है। बाकी हम आपको स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स के पास सिंघानिया जी की बुक है उनको सिंघानिया जी की बुक से पढ़ाएंगे, और जिनके पास आहूजा जी की बुक है उनको आहूजा जी की बुक से पढ़ाएंगे। ठीक है। वैसे हम आपको लॉ समझा देंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैं लिखूं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, है ना, सीधा चैप्टर पे थोड़ी ना कूद जाएंगे, पहले कुछ रिकॉल करवाएंगे आपको। अगर आपसे पूछा जाए, मैं बार बार रिकॉल करवाता हूं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप गलत ना करें। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स,
तो मैंने आपको कई बार बताया है कि सेक्शन 4 पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है, जो कहता है कि अगर आपकी इनकम मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है तो आपकी इनकम टैक्स होगी इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये बात सेक्शन 4 में लिखी थी। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ चैप्टर सैलरी, तो आपको पता होना चाहिए 15, मैंने बार बार कहा। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22, पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन 28, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन 45, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का 56। तो हमारे कुल मिला के 6 चार्जिंग सेक्शन हमें याद रहने चाहिए। अब ये चैप्टर है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर कोई आपसे पूछे कि इनकम टैक्स में सर क्या होता है, तो आप कहोगे सर इनकम टैक्स में होना क्या है, इनकम के ऊपर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। अगर आप इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इनकम क्या होती है, इनकम इज अ रेवेन्यू रिसीट, मतलब इसका एक रेवेन्यू नेचर होता है। इनकम का नेचर रेवेन्यू होता है। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप यहां पर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी क्या होती है, अगर कोई पर्सन अपनी सर्विस अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है तो उसको रेगुलर रेवेन्यू नेचर से रिसीट्स मिल रही हैं, तो इनकम है। इनकम की डेफिनेशन क्या है कि इनकम की डेफिनेशन कहती है कि वहां पर रेगुलरली आपको मिलता है। तो इनकम के नेचर में रेगुलरिटी होती है, रेवेन्यू नेचर होता है, रिकरिंग नेचर होता है, इसलिए सैलरी के हेड में भी ऐसा ही होता है। हाउस प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, अपने हाउस को रेंट पे दे देते हैं और रेंट की इनकम आपको रेगुलरली मिलती है। बिजनेस में आप क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं, सेल परचेज करते हैं तो वो सेल्स आपकी रेगुलर नेचर की इनकम्स को जनरेट करती हैं। पर कैपिटल गेन्स में क्या होता है, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि इस चैप्टर की आप आइडिया को समझ पाएं कि ये चैप्टर क्या कहता है। ये चैप्टर कहता है गगन सर, ये मान लीजिए एक पर्सन के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस हाउस प्रॉपर्टी को अगर वो रेंट पर देता है तो उसे इनकम जनरेट होती है, रेंट से इनकम जनरेट होती है, तो ये इनकम है। गवर्नमेंट कह रही है गगन हमसे पूछने की जरूरत क्या है, ये तो टैक्स होगी, इनकम है ना, कोई डिस्प्यूट थोड़ी ना है। मैंने कहा ठीक है। अब उस पर्सन ने क्या किया, उसने अपना ये हाउस सेल कर दिया। हाउस सेल करने से मान लीजिए उसको जो भी सम मिला, बताओ ये वन टाइम है या इसमें रेगुलरिटी है या ये रिकरिंग नेचर का है। इसमें वन टाइम पेमेंट है, इसमें रिकरिंग नेचर है ही नहीं, और ये इनकम की डेफिनेशन को मीट नहीं कर सकता। इन जनरल आप अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, इनकम की डेफिनेशन चाहे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पकड़िए, कहीं मर्जी पकड़िए, तो वहां रिकरिंग नेचर का होना जरूरी है। इसलिए अगर आप कैपिटल गेन के हेड को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी टैक्स के टीचर नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों नहीं बताएंगे, वो कह रहे गगन चैप्टर के ऊपर चलना। मैंने कहा भाई यहां पर इनकम फ्रॉम सेल वगैरह कोई वर्ड नहीं है। जैसे यहां लिखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहां लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन यहां नहीं लिखा, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा हेड है जहां पर गवर्नमेंट कहेगी कि मैं आपकी इनकम को टैक्स नहीं कर रही, मैं जो आप वन टाइम पेमेंट रिसीव कर रहे हो, जो आप सेल रिसीव कर रहे हो, इस सेल में आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट हुआ होगा। गवर्नमेंट कह रही है गगन एक्स ने ये प्रॉपर्टी मान लो 1 CR की परचेज की थी, अब ये जब इस प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो मान लीजिए इसने 1.2 CR में सेल कर दी, तो इसे कुछ गेन हुआ, इनकम नहीं हुई लेकिन इसको गेन हुआ, इसका जो वैल्यू थी उसका गेन हुआ। तो इसलिए इस चैप्टर में हम गेन को टैक्स करते हैं और इस चैप्टर में हम कैपिटल नेचर की रिसीट्स की बात करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए इनकम टैक्स में इनकम नेचुरली टैक्स होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या इनकम टैक्स में टैक्स होगी, तो मैं कहूंगा कि हर इनकम टैक्स में टैक्स होगी, एक्सेप्ट उसे लॉ ने सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट ना कर दिया हो तो, यानी इनकम हमेशा टैक्स होंगी। अगर टैक्स नहीं हो रही होंगी तो ढूंढना पड़ेगा, सेक्शन 10 में लिखा है तो एग्जेम्प्ट है, नहीं लिखा तो मैं कहूंगा इट इज एज्यूम्ड कि ये टैक्सेबल होगी। बट जब आप कहेंगे कैपिटल रिसीट,
वन टाइम पेमेंट। जब आप मुझसे कहेंगे सर क्या ये वन टाइम पेमेंट मिली है टैक्स होगी, तो मैं कहूंगा इट इज कैपिटल नेचर रिसीट। कैपिटल नेचर रिसीट इज नॉट इनकम, तो ये टैक्स नहीं होगी। कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होगी। और कैपिटल रिसीट क्या होती है? वन टाइम पेमेंट होती है। तो सर अभी जो आपने एग्जांपल दिया कि हाउस प्रॉपर्टी सेल हुआ 1.2 करोड़ में, ये भी तो कैपिटल रिसीट है। यस, फिर ये क्यों टैक्स कर रहे हो? तो लॉ कहता है गगन, जैसे इनकम को हमने एक चैप्टर में बताया है कि इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो वहां देख लो, अदरवाइज टैक्सेबल है। कैपिटल रिसीट के लिए इनकम टैक्स कहता है गगन कैपिटल गेन चैप्टर में जाके देख लो। अगर कोई कैपिटल रिसीट हमने यहां लिखी है तो ही टैक्सेबल है, और अगर हमने यहां नहीं लिखी तो तुझे सेक्शन 10 में भी नहीं देखना, एग्जेम्प्ट कर देना है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे इस चैप्टर में क्या बात हो रही है, कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट से इनकम नहीं होगी, गेन होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर इस चैप्टर में वो लिखा हुआ है तो टैक्स होगा, और अगर इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ तो वो नेचुरली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे वो एमसीक्यू पूछ लेंगे इस बात का और आप गलत करोगे। आप कहोगे गगन सर आपने बताया नहीं था, और मैं कहूंगा तो मैंने तो क्लास शुरू करने से पहले, लॉ पढ़ने से पहले ही बताया था। याद रखना ना रखना आपकी ड्यूटी है ना। ठीक है सर, मजे ले लो। तो क्या होता है ना, कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई छोटी सी बात स्किप हो जाए और वो एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने बताया। सो आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आपके पास बुक है, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि बेटे आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं नेचुरली आप उसमें कंफर्टेबल होंगे। तो अगर आपको अपनी बुक से नोट्स बनाना अच्छा लगता हो, उस पर मार्किंग करनी अच्छी लगती हो, तो आप फ्री हैं। पर अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो मुझे ये लगता है कि मैं कुछ ये नोट्स बना के आपको दे देता हूं, सो दैट लास्ट मोमेंट पर आप इन पेजेस से अगर कोई बेनिफिट उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। ठीक है, इसमें मैं इनकम टैक्स के प्रोविजंस को एक जगह पर इकट्ठा करके आपके समराइज करने की कोशिश कर। ठीक है, तो इसमें जो पेज नंबर 1 है इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें मैंने आपको यह बताया कि कैपिटल गेन जो ये चैप्टर है इसके पीछे लॉ का ऑब्जेक्टिव ये है कि रेवेन्यू रिसीट्स जो होंगी आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। जब तक वो लॉ कहेगा नहीं ना एग्जेम्प्ट है, तब तक मान के चलना वो टैक्सेबल है। उसका हेड कौन सा होगा वो ढूंढना पड़ेगा। सिमिलरली कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल। अब जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, जो वन टाइम पेमेंट्स होती हैं, उन्हें लॉ कहता है कि वो टैक्सेबल नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। एक्सेप्शन है कि जब लॉ कह रहा है गगन हम इन्हें अगर स्पेसिफिकली टैक्सेबल करेंगे तो ही ये टैक्सेबल होंगी। समझ रहे? कैपिटल रिसीट्स इन जनरल एग्जेम्प्ट है अनलेस वो लॉ ने स्पेसिफाई ना किया हो कि ये कैपिटल रिसीट है बट हम टैक्स करेंगे। तो वो कहां पर स्पेसिफाई किया जाएगा? वो इस हेड में स्पेसिफाई किया जाएगा। तो अंडर दिस हेड लॉ प्रोवाइड्स कैपिटल रिसीट्स विच आर स्पेसिफिकली टैक्सेबल। ओके, ये मैंने डायग्रामेटिकली बनाया है कि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको ये फ्लो चार्ट, ये डायग्राम कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, और फिर यहीं से देख के अच्छा ये सेक्शन आपको रिकॉल करने में मदद मिलेगी। okay? जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर ये चीज हमारी हेल्प करती है, और कईयों को लगेगा नहीं लगती, नहीं करती हेल्प। नहीं करती तो छोड़ देना, हेल्प करती हो तो रख लेना। मैंने आपसे बताया था कि हमारा कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 45। बिल्कुल ठीक। नाउ जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का 45, उसमें एक चार्जिंग सेक्शन नहीं है, एक से ज्यादा है। तो आप देखें चार्जिंग सेक्शन 45(1), 1A, 2, 3, 4, 5, 5A ये तो है ही है। साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी सिचुएशन के लिए सेक्शन 46 के भी कुछ सेक्शन इसमें आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन, तो आपका आंसर होगा 45। जनरल आंसर दोगे 45। अब 45 में जो ज्यादातर मोस्ट कॉमनली अप्लाई होगा वो होगा 45(1).
तो इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे जनरल चार्जिंग सेक्शन। और ये जो है ये स्पेसिफिक किसी सिचुएशन के लिए बने हैं, तो हम इन्हें बोलेंगे स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शंस। यानी सर हमारे कैपिटल गेन में एक जनरल चार्जिंग सेक्शन होगा, तो पहले हम जनरल चार्जिंग सेक्शन और इसकी बातों को समझेंगे, और फिर जब हम जनरल को समझ लेंगे फिर लास्ट में जाकर के हम स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शंस को एक एक करके पकड़ेंगे। जनरल चार्जिंग सेक्शन ज्यादातर कॉमनली अप्लाई यही होगा और वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनरल चार्जिंग सेक्शन की। इसमें यूज हो रहा है एनी प्रॉफिट और गेन। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां इनकम वर्ड का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लॉ कह रहा है कि भाई इन सिचुएशन में या तो गेन आ रहा होगा या फिर प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है, कैसा प्रॉफिट कैसा गेन, तो लॉ कहता है ऐसा प्रॉफिट या ऐसा गेन जो कि अराइज होता है फ्रॉम ट्रांसफर। लॉ कह रहा है ऐसा गेन या ऐसा प्रॉफिट जो अराइज होता है किससे, फ्रॉम ट्रांसफर, इसके ट्रांसफर से, ऑफ कैपिटल एसेट। ओके, तो हम पढ़ेंगे कैपिटल एसेट क्या है और किस सिचुएशन में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो जाता है तो क्या होगा, अफेक्टेड इन प्रीवियस ईयर। अगर ये ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ था तो शेल सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये कि अगर हमने सेक्शन 54 और 54 की आगे की सब सीरीज में लिखा हुआ है तो छोड़ दो, क्योंकि यहां पर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी अगर आपको प्रॉफिट और गेन हुआ है कहां से, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, वो ट्रांसफर कब हुआ था, प्रीवियस ईयर में, और उसके बारे में चर्चा आपको इन सेक्शन में नहीं मिल रही, तो वो चार्जेबल होगा इनकम टैक्स में अंडर द हेड कैपिटल गेन। फिर लॉ कहता है एंड शेल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। लॉ कह रहा है गगन इस इनकम को हम मानेंगे कि ये इनकम तुम्हारी उस प्रीवियस ईयर में हुई जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ था। अब कई बार ये बात अजीब भी लगेगी, सर ये लिखने की जरूरत क्या थी। तो लॉ कहता है गगन देखो, मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22 और यहां पर 15 मार्च को एक्स ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को कर दिया ट्रांसफर, और नेक्स्ट ईयर 22-23 में उसे यह सम रिसीव होता है। ट्रांसफर हो गया था प्रीवियस ईयर 21-22 में 1.2 करोड़ में, उसे 0.2 करोड़ तो यही मिल गया 15 मार्च को, बाकी सम उसको मिला जुलाई 22 में, तो उस समय ईयर चेंज हो गया। तो एक्स ये कह सकता है गवर्नमेंट को कि देखिए ये बहुत बड़ी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और मुझे मेरा मेजर मनी 22-23 में रिसीव हो रहा है, तो कृपया करके मेरा टैक्स आप 22-23 में लगा लीजिए, कृपया करके मेरी इनकम को वहां पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो सरकार कह रही है नहीं, इन जनरल ऐसा नहीं होगा, इन जनरल हम तुम्हारी इनकम जिस ईयर में ट्रांसफर होगी उस ईयर में टैक्स करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि आपको पैसा मिला या आपको पैसा नहीं मिला। ओके, ये इसका मतलब है। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि भाई आपने ऊपर की डेफिनेशन में से क्या समझा, तो हमने ये समझा कि सेक्शन 45(1) मेजरली ये कह रहा था कि अगर कोई कैपिटल एसेट है जिसका ट्रांसफर हो गया तो आपको कैपिटल गेन लगेगा प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसका ट्रांसफर किया। आप स्पेसिफिकली हो जाओ तो आप ये भी कह सकते हो कि सर उसमें यह भी लिखा था कि हो सकता है कि हम सेक्शन 54 में लिख दें कि वो टैक्स नहीं होगा, एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो उसको बाद में देखते हैं। मेनली क्या लिखा है, कैपिटल एसेट और ट्रांसफर। यानी कि लॉ की भाषा में अगर मैं बात करूं, लॉ मतलब अगर आपको बिजनेस लॉ याद हो,
अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुश्किल से पारा छूटा था, आप याद दिला रहे हो। मतलब ये समझ लो, ये दोनों चीजें एक साथ आएंगी तो कैपिटल गेन होगा और टैक्स होगा। मतलब एक बारूद है और दूसरा चिंगारी है, बारूद में चिंगारी लग गई तो धमाका होगा, है ना। कैपिटल एसेट है, हाँ, और उसका ट्रांसफर हो गया, हाँ, तो भाई पैसे मिले ना मिले सरकार देखने वाली नहीं है, वो आपकी इनकम को उठा के टैक्स करने वाली है। वो कह रही गगन कैपिटल गेन हो गया। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो आज की क्लास में थ्योरेटिकली यही पढ़ना बनता है ना, कैपिटल एसेट क्या है और ट्रांसफर क्या है। फिर वो कैपिटल गेन को सर कैलकुलेट कैसे करना है, वो बहुत सिंपल स्टेटमेंट होती है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा। सर आप कहते हो कैपिटल एसेट होगा और उसका ट्रांसफर होगा, तो जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगा उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी कैपिटल गेन की। हाँ, लेकिन आपको पता है लॉ की खूबसूरती क्या है, उसकी एक्सेप्शंस में होती है। यानी कुछ सिचुएशन में लॉ ये कहेगा कि गगन हम इसे प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं करेंगे, तो एक्सेप्शन मैंने यहीं लिख दी, क्योंकि इस पर वो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लेंगे। केसेस बताएं कौन से केसेस है वेयर कैपिटल गेन्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। 45(1) कह रहा था भाई मैं जहां अप्लाई हो जाऊंगा वहां पर तो जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उस ईयर में टैक्सेबिलिटी होगी, पर स्पेशल चार्जिंग सेक्शंस भी है ना जो फ्यूचर में आएंगे, तो यहां उसका रेफरेंस दे रहा हूं कि जब आप वो पढ़ेंगे तो वहां ये बात रिकॉल करा दूंगा कि वो अलग से बनाने के पीछे गवर्नमेंट का रीजन यही था कि गवर्नमेंट कह रही यहां पर ना हम चल गगन जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहा है उस ईयर में टैक्स नहीं कर रहे, किसी और ईयर में टैक्स करेंगे। तो वहां रीजन होंगे। पहला, कैपिटल गेन ऑन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब किसी की प्रॉपर्टी मान लीजिए मार्च में डैमेज हो गई, पहले ही दुखी है कि मेरी प्रॉपर्टी डैमेज होगी, और सरकार आ जाए कि भाई टैक्स दे दे, कह रहा है भाई अब मैं पहले मशीनरी खरीदने की व्यवस्था करूं या तुम्हारे टैक्स दूं, तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जब इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तब दे दियो। अब आप कहोगे सर इंश्योरेंस के पैसे पर काहे का गेन, तो वो तब बताएंगे। तो पहला केस, अगर कैपिटल गेन अराइज होगा ऑन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ योर कैपिटल एसेट, तो सेक्शन 45(1)(a) कहेगा गगन हम टैक्स ट्रांसफर के ईयर में नहीं लेंगे। जैसे आप देखते हैं मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी थी, आजकल तो कोहराम मचा हुआ है, फ्लड आ रखा है हर जगह, दिल्ली में भी जब मन होता इंद्रदेव अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, ज्यादा लंबी बात क्या करनी, चलो। कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सर अभी तो हम कैपिटल एसेट जानते ही नहीं, तो कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बात हुई, तो सुन लो। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। आपने अपना कैपिटल एसेट बेचा कहां था, मेट्रो वालों ने आके छीन लिया, गवर्नमेंट ने हाईवे बनाने के लिए छीन लिया, कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहे हो, लड़ाई झगड़े की बात है, पैसे दिए नहीं, टैक्स मांगने के लिए चले आए हो, गोली मार दूंगा। सर कैसी बात कर रहे हो, अरे मतलब इंसान अपना गुस्सा निकालता है, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। अब आजकल तो लोग पता नहीं क्या बेहुदगियों के साथ अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, तो जीवन है, एंजॉय करना चाहिए। बस यहां समझना है कि कुछ कंपल्सरी एक्विजिशन के कॉम्प्लिकेसीज हैं जो कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम गगन उसको भी बाद में टैक्स करेंगे। कैपिटल गेन इन केस ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसने बिल्डर से कहा ले भाई मेरी लैंड पड़ी है, इस पे नया मकान बना दे, एक फ्लोर तेरा बाकी मेरे, तो वो वाले केसेस में भी गवर्नमेंट ने कहा गगन नियम अलग होंगे। ठीक है, तो सर जब ये हम समझ नहीं सकते तो यहां क्यों बता रहे हो, क्योंकि यही बता सकता हूं, बाद में तो जब वो केस चल रहा होगा तो 45 के साथ कनेक्टिविटी मुश्किल होगी। यहां पढ़ा रहेगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने बताया था कि 45(1) में तो यही लिखा है, पर कुछ सिचुएशन में ऐसा नहीं भी होगा। नाउ अब सर दो बातें हैं, एक तो कैपिटल एसेट क्या है ये बता दो, और कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन है जो कि लॉ ट्रांसफर कह रही है वो बता दो, और फिर प्रीवियस ईयर तो हम जानते हैं ना, इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये दो चीजें बता दो। तो लिटरली मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, आपने आधा पढ़ा मैंने भी आधा पढ़ा, है ना। इनकम टैक्स तो समुद्र है,
ये थोड़ी ना कि इतना इनकम टैक्स है जितना आपकी बुक में। इनकम टैक्स तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। आपकी बुक के सिलेबस के सेक्शन 1 टू लेकर 80 तक ही है, और इनकम टैक्स में तो सेक्शन 200 के भी पार जा रहे हैं। तो हमने जितना भी इनकम टैक्स पढ़ा है उसमें मुझे कैपिटल एसेट से ज्यादा बेहतर या कैपिटल एसेट से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिखी नहीं। जब भी ये डेफिनेशन मेरे सामने आती है मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि लॉ ने क्या लिख डाला। सेक्शन 214 की बात करते हैं, आइए। बुक मत खोलना, बाद में खोल लेना, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। नाउ कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया है सेक्शन 214 ने, और वहां लिखा है कैपिटल एसेट मींस। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कीजिए, इसको आपको लर्न करना है। तो मैं बार बार कहता हूं बेटे, जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको उस डेफिनेशन में ध्यान रखना है क्या मीन्स वर्ड लिखा है, क्या उसमें इंक्लूड्स वर्ड्स लिखा है, या उसमें ये दोनों वर्ड्स लिखे हैं। अगर जहां मीन्स लिखा है तो आंसर में मीन्स लिखना जरूरी है, इंक्लूड लिखा है तो इंक्लूड लिखना जरूरी है। इंक्लूड की जगह मीन मत कर देना और मीन की जगह इंक्लूड मत कर देना, वरना एग्जामिनर मार्क्स काटेगा और आप कहोगे गगन सर आपने बताया नहीं था। मैं कह रहा हूं बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको चेंज नहीं करना। बाकी बात में अपने मन से थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो, चलेगा। आप अपनी बुक खोल के देख लेना, मैं ओरिजिनल लॉ क्या लिखा है वो बता रहा हूं, और आपकी बुक ने उसको मॉडिफाई कर रखा है। तो कुछ भी मॉडिफाई करना, लेकिन मीन्स वर्ड को मॉडिफाई मत करना। इंक्लूड वर्ड हो तो मॉडिफाई मत करना, मीन्स इंक्लूड्स हो तो वैसे ही रखना, किसी को भी इन वर्ड्स को आप मॉडिफाई नहीं करोगे, ठीक है। हमारी इस डेफिनेशन में लिखा है कैपिटल एसेट मीन्स क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब बताओ, मेरे मुस्कुराहट की वजह केवल यही वर्ड है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। मुझे बताओ, क्या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है? सर क्या आप हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? नहीं, लॉ कह रहा है गगन क्या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब आप देखो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होगी। सपोज कीजिए चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक कार है, तो मैं उसे क्या कहूं? कार मेरी प्रॉपर्टी है। यस, कार की आरसी पे लिखा है कि ये गरीब आदमी छोटी सी कार रखता है, और जानते हो वो कार घर खड़ी रहती है, मैं तो बाइक पे चलता हूं। तो मतलब मोटरसाइकिल का एग्जांपल दे रहा हूं, तो मोटरसाइकिल क्या मेरी प्रॉपर्टी है? यस सर, प्रॉपर्टी है। अच्छा, मोबाइल फोन, छोटा सा मोबाइल फोन है, एप्पल वेप्पल नहीं है, ठीक है, सैमसंग का है, तो ये क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है। अब मैं दिखा नहीं सकता, जिस सिस्टम पे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा कंप्यूटर, मेरा सेटअप जो है वो सब क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक टेबल है, एक पोडियम है, एक मेरी बुक शेल्फ है, वो क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है। अब मैं एक छोटी सी गोल्ड चेन, कभी कभार आपने वीडियो में देखा होगा, पहनी होती थी, तो लोग टोकने लग गए थे गगन जमाना ठीक नहीं है, उतारो। उतार दी, घर रखी है, तो वो क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है। तो मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज बिजनेस की भी हो सकती हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है, मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी है। और मैं जो चेन पहनता हूं, क्यों चेन पहनता हूं? मेरी मर्जी है ना। कई लोग हाथों में पहनते हैं, बप्पी लहरी जी नहीं रहे, कितना सारा गोल्ड पहनते थे। अब मोबाइल फोन को क्या कहें, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है कि पर्सनल प्रॉपर्टी है? लॉ कहता है गगन हम तो झगड़े में पड़ नहीं रहे, हम कह रहे क्या तेरी प्रॉपर्टी है? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हम तो पूछ नहीं रहे तेरे बिजनेस की है या तेरे घर की है, तेरी पर्सनल है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, तेरी प्रॉपर्टी है ना, तो वो कैपिटल एसेट है। और अगर तू उसका करेगा ट्रांसफर तो हमें कैपिटल गेन दे देना। मतलब मैं अपनी सोने की चेन बेचूंगा तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, मैं अपनी मोटर बाइक बेचूंगा तो मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। मन कर रहा है सरकार को जूते मारूं, तो सरकार के लिए तेरा वो जो जूता है ना, वो भी तेरी प्रॉपर्टी है, अगर उसको ट्रांसफर करेगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा जूते भी कभी ट्रांसफर होते हैं? कह रहे गगन तुम महापुरुष बन जाओगे तो तुम्हारी हर चीज ट्रांसफर होगी,
तुम महात्मा गांधी बनो तो तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा खाने का बर्तन, तुम्हारी कलम, जो चीज भी निकल जाएगी वो ट्रांसफर हो सकती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ये डेफिनेशन मुझे इनकम टैक्स में इसलिए अच्छी लगती है कि इस 2-4 शब्दों में सरकार ने सारी चीजों को संभाल लिया अपने अंदर और कहा कि गगन, अगर किसी एसएससी के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो उसका ट्रांसफर करेगा तो कैपिटल गेन लगेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो प्रॉपर्टी में सब आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी सब आ गया। तो आप समझ लो, अगर मैं कहूं कि मैं गगन कपूर, मेरा कोई नाम है, बच्चे मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसकी भी वैल्यू है। मेरी एक वेबसाइट है और मेरे पास कई सारे डोमेन नेम्स भी हैं जिस पर मैं और भी वेबसाइट बनाना चाहता हूं, मैंने लेके रखे हुए हैं। उस पर भी ऑफर आ जाती है कि ले 2-4-5 हज़ार $5,000 ले ले, ये डोमेन नेम दे दे, तो वो क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे कपड़े मेरी प्रॉपर्टी हैं, अगर उसको ट्रांसफर करूंगा तो भी कैपिटल गेन होगा। अब आप कहोगे सर कपड़े की क्या वैल्यू है, तो आपको तो पता है, शादी होती है तो दुल्हन का लहंगा लाखों का हो सकता है। तो सरकार कह रही भाई मैंने तो कपड़ों को भी इंक्लूड कर दिया, इसमें दुल्हन का लहंगा, दूल्हे की शेरवानी और तुम्हारी वो क्या है जरी वाली साड़ी, कुछ भी आ सकता है। तो पहले लॉ ने लिखा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। पढ़िए, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अब वो संपत्ति चाहे तुम्हारे बिजनेस की थी चाहे तुम्हारे बिजनेस की नहीं थी, वो क्या है, कैपिटल एसेट। अब कई बार इनकम टैक्स में भी आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। मेरा ये ओपिनियन है कि लॉ को यहां लिखना चाहिए था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड विच इज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। बिजनेस की बात को अलग कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए एक अलग चैप्टर है ना, पीजीबीपी चैप्टर है, मैंने स्किप किया। मैंने क्यों स्किप किया? मैंने आपको बताया कि पीजीबीपी चैप्टर में मुझे कैपिटल गेन का रेफरेंस लेना पड़ जाएगा। वो क्यों लेना पड़ रहा है? इस वजह से लेना पड़ रहा है, यानी बिजनेस के एसेट्स को पीजीबीपी के अंदर डील कर लेती है अगर इनकम टैक्स, तो यहां ये झंझट ना आता। तो यहां पे कहा जाए तो एक तरीके से टैक्स के कुछ फ्लॉज हैं जो जब नया टैक्स बनेगा तो मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको इंप्रूव करेगी। पहली लाइन कहती है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। अब मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता रहा, आप यहां लिखना चाहो तो लिख लेना कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का मतलब है चाहे वो दिखती है, चाहे वो नहीं दिखती है, चाहे वो आपकी मूवेबल है, चाहे वो आपकी इमूवेबल है, चाहे वो आपकी पर्सनल है, चाहे वो आपकी बिजनेस है, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस लाइन से बाहर तो कुछ है नहीं। इस लाइन का मतलब है इस धरती की हर चीज जो आपकी है उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी। अब इसमें गवर्नमेंट कह रही है अगर कोई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी समझते हो, शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, तो अगर कोई सिक्योरिटी किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, जो विदेशी लोग हैं उनके पास है, जो कि उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। वो कह रहे अगर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास इंडिया के कोई शेयर्स वगैरह हैं सेबी के अकॉर्डिंगली, तो वो भी हमारे कैपिटल एसेट्स बन जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो हमारे से शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछते। नाउ एक थर्ड चीज है जो न्यूली इंसर्ट हुई है अब की बार के सिलेबस में। अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है तो हम कहते हैं पुरानी बुक को रेफर मत किया करो इनकम टैक्स के अंदर, बाकी सब जगह रेफर कर सकते हो। तो उसमें पुरानी बुक होगी तो नहीं होगा, नई बुक होगी तो उसमें जरूर आपको मिलेगा कि लॉ ने यहां पर एक नई अमेंडमेंट की है और लॉ ने इसमें एक नया प्रोविजन इंक्लूड किया है। वो कह रहे हैं गगन, अगर किसी पर्सन के पास कोई यूनिट है जिनसे इंश्योरेंस पॉलिसी जुड़ी हुई है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसको बोलते हैं यूलिप। इसका मतलब मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली हुई है और इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी हैं। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा कि गगन अगर ये यूलिप आपको दी गई थी ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 और अगर ये यूलिप ऐसा यूलिप है टू विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010 डज नॉट अप्लाई। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि देखिए अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट होती है तो कहां होती है? सेक्शन 10 में। तो लॉ ने कहा गगन अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है
जो 1010 में एग्जेम्प्ट नहीं है तो उसे हम कैपिटल एसेट मानेंगे, ताकि जब आपको उसका पैसा मिले तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाएं। तो सर यूलिप क्या हमेशा कैपिटल एसेट है? आंसर इज नो। लॉ कह रहा है अगर उस यूलिप को 1010 की एग्जेम्पशन नहीं मिल रही तो वो कैपिटल एसेट है। तो अब आप सेक्शन 1010 में जाके पढ़ो कि कब उसको एग्जेम्पशन नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा गगन हम यहां तेरे को रिकॉल करवा देते हैं कि कब हम एग्जेम्पशन नहीं दे रहे। अगर आपके पास ऐसा यूलिप है जिसका प्रीमियम पेबल एक्सीड करता है 2,50,000 से फॉर एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी। आपने जो पॉलिसी ली होती है इंश्योरेंस पॉलिसी, वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, 10 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर ऐसे होती हैं। तो अगर उनमें पूरी पॉलिसी के टर्म के दौरान अगर आपने किसी भी प्रीवियस ईयर में उसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा दे दिया है तो वो पॉलिसी अब एग्जेम्प्ट नहीं रही और वो हमारी कैपिटल एसेट बन जाएगी। अब ये लॉ की बात यहां पर मेरे को इससे ज्यादा समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं तो इंश्योरेंस पॉलिसी का हर साल का प्रीमियम तो एक ही होता है। क्या यूलिप का प्रीमियम हर साल चेंज होता है? तो मुझे तो नहीं लगता। वो कह रहे हैं गगन चेंज होता होगा, मतलब अगर ऐसा होता है हर साल चेंज होता है तो क्या कहें। बट 2.5 लाख से ज्यादा अगर प्रीमियम किसी भी साल में दिया आपने यूलिप का तो समझ लीजिए वो एग्जेम्पशन से बाहर हो गई। एग्जेम्पशन से बाहर हो गई तो फिर टैक्सेबल होगी। मैं आपको एक बार और रिकॉल करवाता हूं, अगर आपको ध्यान हो तो सैलरी के चैप्टर में मैंने लास्ट में 80C की डिडक्शन आपको पढ़ाई थी। वहां पर भी गवर्नमेंट कह रही थी गगन अगर कोई पर्सन अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो जो उसका प्रीमियम देता है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, यहां पर गवर्नमेंट के लिए 2.5 लाख से ज्यादा यूलिप का प्रीमियम नहीं होना चाहिए। दूसरा लॉ कहता है गगन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच यूलिप इन अ केस वेयर प्रीमियम इज पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप। अगर आपके पास एक से ज्यादा यूलिप पॉलिसीज हैं तो फिर जो एग्रीगेट प्रीमियम एक्सीड करेगा 2,50,000 तो फिर वो आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी। अब आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी तो वो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल करने के लिए पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल एसेट बनाना पड़ेगा। अब ये प्रोविजन मैं आपको बता दूं, ये प्रोविजन जो बच्चे सीए कर रहे होंगे उनके पास भी होगा, नेचुरली वो भी ये चैप्टर पढ़ेंगे। मगर वहां पर उन्होंने लिखा है, सीए की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन लिखा है कि गगन सर अगर आप किसी सीए के विद्यार्थी को पढ़ाते हो, मैं कहा मैं नहीं पढ़ाता। कह रहे अगर आप पढ़ाते हो, मैं कहा नहीं पढ़ाता। वो कहते हैं कई बार सर हमें पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ाता। तो उनके ऊपर उन्होंने कहा, इंस्टीट्यूट ने कहा कि हमारे जो विद्यार्थी सीए इंटर पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ये हटा लिया गया है, अभी अप्लाई नहीं होगा। मतलब वो कह रहे गगन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा मैं भी आपके साथ नहीं कर रहा। हमारी यूनिवर्सिटी ज्यादातर इस मामले में उतनी रिफाइंड नहीं है कि वो ज्यादा नोटिफिकेशन दे करके बताती हो। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मिले तो बता देना, वैसे मैंने आपको समझा दिया। मैं वापिस आता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट? तो आपने कहना है सर कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। यही मेन लॉ है। इसके सिवाय गवर्नमेंट ने दो स्पेसिफिक बातें घुसाई कि अगर आप विदेशी इन्वेस्टर हैं और इंडिया के शेयर्स रखते हो तो याद रखना वो भी कैपिटल एसेट है। और गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने यूलिप ले रखा है जिसका प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ज्यादा देते हो तो वो 1010 में एग्जेम्प्ट नहीं होगी। जब पॉलिसी मैच्योर होगी, पैसा मिलेगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो उसको टैक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो आपका कैपिटल एसेट होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लोर करने जा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक बात को। सर इतना बोलते हो, क्या सुने क्या छोड़े, अब क्या करें, बोलना पड़ता है। सुनो, थोड़ी देर के लिए मेरा कई बार मन करता है यार गगन पढ़ाता क्या, कोई बिजनेस करना, क्या रखा है पढ़ाने में, कोई बिजनेस कर। कई बार इच्छा होती है बिजनेस करूं, मगर पढ़ा रहा हूं तो बिजनेस यहां है। कभी पढ़ रहा होता हूं, कभी पढ़ा रहा होता हूं, यही काम इसी में सुबह होती है और इसी में शाम हो जाती है। थोड़ी देर के लिए जब मैं सपने में बिजनेसमैन बन जाता हूं तो मैं कोई बिजनेस कर लेता हूं। ठीक है, सपोज मेरा बिजनेस क्या है, चलो मैं बिजनेस ले लेता हूं, गारमेंट्स का बिजनेस। अगर मैं गारमेंट्स का बिजनेस करता हूं, मान लो मेरी एक शॉप है और उसमें मैं लहंगा, बड़ा महंगा है, लहंगा बेचता हूं, शेरवानी बेचता हूं, ऐसी कोई चीज बेचता हूं। ठीक है, या मेरा कोई बिजनेस है, मैं वहां पर सूटकेस सेल करता हूं,
या मेरा बिजनेस है मान लीजिए वॉचेस का, मैं महंगी महंगी घड़ियां बेचता हूं, आजकल घड़ियां भी बहुत महंगी। बोलने का कई बार मन करता है, नहीं नहीं बोलते। हम छोटे थे, 12th पास किया, सीए में एडमिशन लिया, पापा को बोला पापा एक घड़ी दिला दो ताकि हम 3 घंटे का पेपर चेक कर पाए, 3 घंटे में देते हैं। तो पापा ने बहुत बढ़िया घड़ी दिलाई। शॉपकीपर फादर का क्लाइंट था, तो उसने कहा कपूर साहब ये बहुत बढ़िया घड़ी है। 800 रुपए की मैंने वो घड़ी ली थी, मेरे पिताजी ने दिलाई थी। और जब मैं जाता था शादियों में तो देखता था कि शादियों में अक्सर वही वाली घड़ी दूल्हे को उसके इन लॉज अक्सर गिफ्ट भी किया करते थे, 800 रुपीज की। और आज देखो घड़ियां तो लोग नाम बताते हैं कि सर लाखों करोड़ों रुपए में चली जाती हैं। तो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि गारमेंट्स हो बहुत महंगा हो सकता है, घड़ियां हो बहुत महंगी हो सकती हैं, सूट केसेस हो बहुत महंगे हो सकते हैं, मेरा शोरूम है कार का तो मेरे पास कार हो सकती है। ये सब क्या है? ये सब मेरे बिजनेस के एसेट्स हैं। और कैपिटल गेन कह रहा है गगन ये तेरी प्रॉपर्टी है, और अगर तू अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा तो मैं तुझसे टैक्स लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसे अपने बिजनेस में स्टॉक का नाम दे देता हूं। समझ गए ना? स्टॉक मतलब अगर मैं कार डीलर हूं तो कार मेरा स्टॉक है, अगर मैं गारमेंट्स का बिजनेस करता हूं तो गारमेंट्स मेरे स्टॉक हैं, अगर मैं वॉचेस का बिजनेस कर रहा हूं तो वॉचेस मेरी स्टॉक है। इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास एक बिजनेस में स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है, मैंने इस स्टॉक का कर दिया ट्रांसफर। बताओ बताओ कहां पर आपको टैक्स दूं? बताओ ना कहां दूं? एक सेक्शन तो मुझे कहता है गगन तेरा बिजनेस है, मैंने कहा हाँ, और उस सेक्शन को अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो वहां लिखा हुआ मिलेगा कि भाई आपका बिजनेस है, स्टॉक ट्रांसफर किया, टैक्स दो। और जब मैं कैपिटल गेन में आ रहा हूं तो सरकार कह रही है कैपिटल गेन पे टैक्स दो। तो भाई एक इनकम पर दो जगह टैक्स लोगे क्या? गवर्नमेंट कह रही नहीं, हम एक इनकम पर एक ही जगह टैक्स लेंगे, दो जगह टैक्स नहीं लेंगे। तो मैंने कहा बताओ किस जगह से अपना टैक्स हटाओगे? तो वो कहते हैं गगन क्योंकि तेरा बिजनेस है इसलिए हम कैपिटल गेन में ये बात लिख के हटा रहे हैं कि तेरे स्टॉक के ट्रांसफर के ऊपर टैक्स नहीं होगा। इसका मतलब ये कि जब लॉ ने लिखा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो लॉ भी यहां पर फंस गया कि ये लिखने से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को गवर्नमेंट ने रिमूव करना था, इसलिए गवर्नमेंट ने लिखा कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैपिटल एसेट है, बट एक्सक्लूड करो। गवर्नमेंट फंस गई और गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड करना शुरू किया, भाई अब एक्सक्लूड करो। तो पहले गवर्नमेंट ने क्या एक्सक्लूड किया? स्टॉक को। क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि स्टॉक एक ऐसी आइटम है जिसके ट्रांसफर पर पीजीबीपी भी अराइज हो जाता है, और वो बट नेचुरली है। तो गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि ये नेचुरली है कि वहां पीजीबीपी अराइज होना ही होना है, हमने एक अलग से हेडिंग बना रखी है उसकी, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि वो यहां पर टैक्स नहीं होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लिखा, पहले गवर्नमेंट ने एबीसी लिखा और फिर गवर्नमेंट ने लिखा बट डज नॉट इंक्लूड। इसका मतलब गवर्नमेंट ने यहां पर एक्सक्लूजन करना स्टार्ट किया। इस एक्सक्लूजन को कई लोग याद रखवाने के लिए बोलते हैं गगन दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लिस्ट। ये नाम दिए जाते हैं याद रखने के लिए, नेगेटिव लिस्ट, बट मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं एग्जैक्टली लॉ से समझ लेता हूं। पहला, लॉ ने कहा गगन स्टॉक इन ट्रेड जो बिजनेस का होगा वो कभी भी कैपिटल एसेट नहीं बनेगा। इसमें उन्होंने कहा कि गगन वो जो हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर्स की बात की थी ना, उसको छोड़ दो, वो कैपिटल एसेट ही बनेगा। लेकिन अगर उसको छोड़ के आपके पास कोई और स्टॉक है, आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हो, आप लगेजेस सेल करते हो, वॉचेस सेल करते हो, कार सेल करते हो, आपकी ज्वेलरी शॉप है, आप ज्वेलरी सेल करते हो, तो ये सब चीजें आपकी स्टॉक हैं। तो उसको जब आप ट्रांसफर करोगे, हम पीजीबीपी इनकम में टैक्स ले चुके हैं क्योंकि वो हेड इससे पहले आ रहा है, तो यहां दोबारा नहीं लेंगे। तो कोई भी स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एटसेट्रा, वो आपके जो बिजनेस में यूज होता है दैट इज नॉट कैपिटल। तो हम पहला एक्सक्लूजन समझ गए। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि एक कार डीलर है और उसके पास जो कार है क्या वो कैपिटल एसेट है, तो आप कहोगे नहीं वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो स्टॉक इन ट्रेड जो बन जाएगा वो कैपिटल एसेट नहीं है। अब मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूं। आपने अभी तक हमारे साथ पढ़ा इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी हेड की एक खासियत है कि उसमें कभी लॉस आता ही नहीं है। दूसरा हेड हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता है कि अगर आपके पास हाउस हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम पॉजिटिव भी आ सकती है और आपकी इनकम नेगेटिव भी आ सकती है।
स्पेसिफिकली ये बात एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कैन हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी नेगेटिव? यस, नेगेटिव हो सकती है। ये दो रीजन है, म्युनिसिपल टैक्सेस की वजह से लेट आउट प्रॉपर्टी माइनस हो सकती है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की वजह से हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट दोनों प्रॉपर्टीज नेगेटिव हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट कहती है गगन जब भी टैक्स देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पर्सन की टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है वो लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी सैलरी में इनकम पॉजिटिव है और आपकी कैपिटल गेन कैड में इनकम अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर आपको इनकम को कम किया जाएगा और फिर आपसे टैक्स लिया जाएगा, तो नेगेटिव इनकम से टैक्स की बचत होती है। अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर लेते हो ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम तो बात दूसरी है। अगर आप रेगुलर स्कीम में रहते हो तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को सेट ऑफ करके टैक्स देना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा गगन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, यही कहा गवर्नमेंट ने। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक छोटी सी कार है, वो कार मैंने कभी 5 लाख रुपए की परचेज की थी। अब वो कार थोड़ी सी बूढ़ी हो चली है और मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा रहता है, कहता है पापा कार बदलो। अब मैं कार लेने जाता हूं तो वो कहता है पापा कार ऊंची छत वाली लेना, हमारा जो पेट है वो भी तो घूमेगा, तो वो बेचारा उसमें कंफर्टेबल रहे। मैं जाता हूं, कार के प्राइस तो बहुत ज्यादा है, पर कार कंपनी वाले कहते हैं गगन तुम्हारी जो पुरानी कार है वो हमें दे दो और जो हमसे नई कार ले लो। मैंने कहा अच्छा पुरानी कार के कितने पैसे दोगे? तो वो कहते हैं गगन हम आपको 75,000 रुपीज दे देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने परचेज की थी 5 लाख में और अगर मैं उसको सेल कर दूंगा तो मुझे 75,000 मिल रहा है, तो देखो मुझे लॉस हो गया 4,25,000। मेरे चेहरे पे अचानक खुशी आ गई। कार डीलर कह रहे हैं सर आप पहले व्यक्ति हो जो अपनी कार को बेचने में इतना खुश महसूस हो रहे हो। मैंने कहा मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरे दिमाग में चल रहा है मैं अपनी कार जब बेचूंगा तो कार मेरी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी मेरी सेल होगी, कम वैल्यू में सेल होगी, तो मैं दिखाऊंगा लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, और फिर मेरे को जो बच्चे फीस देते हैं उससे मुझे इनकम होती है, सरकार मुझसे टैक्स मांगती है, मैं वहां जाके माइनस कर दूंगा। तो आप जो मुझे फीस दे रहे हो वो मेरी पीजीबीपी की क्या है, इनकम है। तो मेरी कार सेल होगी तो मैं -4.25 लाख यहां से माइनस कर दूंगा। फिर मेरे पास एक बाइक है, वो मैंने 1.5 लाख में ली थी। अभी मेरे दोस्त बोलते रहते हैं गगन तेरे पास पहले बुलेट थी, बुलेट ले ले, बुलेट ले ले, नई आ गई है। मेरा बेटा भी पीछे पड़ा रहता है, तो मैं सोच रहा हूं चलो यार अब नई महंगे वाली बुलेट लेता हूं, इसको सेल कर देता हूं। इसको सेल करने जाऊंगा तो शायद कोई मुझे इसके 50,000 रुपए भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, बाइक के ज्यादा पैसे नहीं मिलते, कार के पीछे दुनिया पागल है। तो ये मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया। तो मैंने कहा यार ये भी तो मेरी प्रॉपर्टी है, इसको बेचने में भी नुकसान होगा। मैं खुश हो गया, मैंने कहा भाई ये भी 1 लाख रुपए माइनस। अब मैं आपको ऐसे कितने उदाहरण दूं, हाँ। एक बार मान लीजिए मैंने कोई शर्ट खरीदी, कोई जीन्स खरीदी, कोई जूता खरीदा, कोई लैपटॉप खरीदा, कोई मोबाइल खरीदा, उन सब को मैं कहता हूं जाओ कबाड़ी को बेच के आता हूं, नुकसान होता जाएगा और वो सारे नुकसान यहां माइनस माइनस माइनस। सरकार कह रही है गगन तेरी चाल को हम समझ रहे हैं। मैंने कहा मेरी कोई चाल थोड़ी है, तुमने लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, जब मेरी वो भी प्रॉपर्टी है, वो बिकेगी, नुकसान होगा तो मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। सरकार कह रही हम होने ही नहीं देंगे। मैंने कहा रोक कैसे लोगे? वो कह रहे हैं गगन ये सब तेरी चीजें क्या हैं? मैंने कहा मेरी प्रॉपर्टी है। वो कह रहे ये सब ना तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मैंने कहा अच्छा। वो कह रहे ये सब ना तेरी पर्सनल और मूवेबल प्रॉपर्टी है। बोलो कार मूवेबल? यस। बाइक मूवेबल? यस। फर्नीचर मूवेबल? यस। टीवी मूवेबल? यस। मोबाइल फोन मूवेबल? यस। तुम्हारी शर्ट पैंट जूते बोलो क्या क्या, सब पर्सनल और मूवेबल। तो सरकार ने कहा गगन सुन तो ले, पूरी डेफिनेशन तो पढ़ ले। मैंने कहा अच्छा बताओ। कह रहे गगन दूसरी एक्सक्लूजन समझ, तेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स या तेरे पर्सनल एसेट्स कौन से मूवेबल नेचर के? मैंने कहा भाई ये मूवेबल नेचर क्यों लिख रहे हो तुम? कह रहे गगन एक बात बता, क्या तेरे पास मकान है? मैंने कहा जी अभी तो मकान नहीं है, मेरे पास कोई मकान नहीं है।
कह रहे तेरे पिताजी के पास मकान है, मैंने कहा हाँ है। क्या वो तेरे पिताजी का पर्सनल है, मैंने कहा हाँ है। कह रहे तो वो बिकेगा तो क्या होगा, फायदा होगा, इसलिए उसको तो हम कैपिटल एसेट बनाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा गगन मकान के सेल पर कैपिटल गेन चाहिए, इसलिए मकान को कैपिटल एसेट में रखना था और कार, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल इन्हें बाहर निकालना था, तो इसलिए उन्होंने कहा पर्सनल एसेट ऑफ मूवेबल नेचर। पढ़िए जी। लॉ ने कहा कि कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड व्हाट, पर्सनल इफेक्ट्स। उन्होंने नाम पर्सनल एसेट नहीं, इसका नाम लिखा पर्सनल इफेक्ट्स। बात वही है, पर्सनल एसेट्स, पर्सनल इफेक्ट्स। और कौन से पर्सनल इफेक्ट्स, ओनली मूवेबल नेचर के, इंक्लूडिंग वियरिंग अपीयरेंस। गगन जो तू बाजार में जाके बच्चों को बता दो, ये जो तुम मॉल में जाके शॉपिंग करते हो और बहुत खुश होते हो ना, हमने इतना महंगा लिया महंगा लिया, ये जीवन में किसी काम ना आएगा। इसलिए अपने पैसों को अच्छी तरह से खर्च करना। कपड़ों के ब्रांड पर खर्च मत करना, उससे ब्रांड वाले रईस होते हैं, आप रईस नहीं होते। वो कह रहे गगन तुम जा जाके जो फर्नीचर खरीदते रहते हो ना महंगे महंगे, उसका भी कुछ नहीं होना। पर्सनल इफेक्ट मूवेबल नेचर का होना चाहिए, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द असेसी या एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, मतलब मेरे वाइफ का, मेरी बच्चों का, वो भी। ठीक है सर, एक बात बताइए, एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप एक मेरा पर्सनल है और एक मेरा बिजनेस का है, वो मूवेबल भी है। तो लॉ कह रहा है गगन मूवेबल प्रॉपर्टी अगर पर्सनल नेचर की है तो वो कैपिटल एसेट से बाहर हो गई है, लेकिन अगर तेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो बिजनेस की है तो वो कैपिटल एसेट में शामिल है। मैंने कहा जी ये बात समझ में नहीं आई। लॉ कहता है गगन बात समझ ले। अरे भाई क्या हो गया इसको? समझिए क्या फर्क पड़ गया, और समझिए सरकार कितनी होशियार है। मैं बात करने जा रहा हूं लैपटॉप की। ठीक है, मेरे पास एक लैपटॉप है। कौन सा लैपटॉप है? माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस। ठीक है, ये लैपटॉप मैंने परचेज किया था पूरे 90,000 रुपीज का। लॉ पूछ रहा है गगन ये तेरा कौन सा एसेट है? मैंने कहा जी ये मेरे बिजनेस में यूज होता है, ये मेरा बिजनेस एसेट है। मान लो ये मेरा पर्सनल है तो क्या होगा, अब मेरे पास एक लिनोवो का लैपटॉप है, मेरा पर्सनल है, मैंने अपने बेटे को दिया हुआ, पीछे पड़ा रहता था, पापा क्लास किस में करूं, और मेरे लैपटॉप के पीछे पड़ा रहता था, मेरी जान सूख जाती थी, भाई ये मेरा सरफेस लैपटॉप खराब कर देगा। मैंने उस लैपटॉप लिनोवो का दिला दिया, मैंने कहा ले भाई लिनोवो के लैपटॉप पे क्लास ले ले। तो वो मेरा पर्सनल नेचर का है, वो मेरा बिजनेस नेचर नहीं है। तो जानते हो वो पीसी, वो लैपटॉप इज नॉट अ कैपिटल एसेट, लॉ ने अभी अभी बताया। लेकिन मेरे बिजनेस के लैपटॉप को कैपिटल एसेट रखा, क्यों? बात समझिए। लॉ कहता है गगन ये 90,000 का है, मैंने कहा। बोले गगन इस पर तो तू डेप्रिसिएशन लगाएगा अपने बिजनेस में, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लगाऊंगा, और डेप्रिसिएशन का रेट कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा होता है। वो कहते गगन तू इतना डेप्रिसिएशन लगाएगा कि मान लो 2 सालों के बाद तेरी बुक्स में इसकी वैल्यू आ रही होगी मात्र 20,000 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। लेकिन तेरा पर्सनल नेचर का जो लैपटॉप है, मैंने कहा हाँ वो मैंने 80,000 रुपीज का लिया था। तो लॉ कहता है गगन क्या उसके ऊपर तू डेप्रिसिएशन लगाता है? मैंने कहा भाई पर्सनल एसेट पे कहां डेप्रिसिएशन लगाऊं, कोई पर्सनल पी एंड एल तो बनता नहीं है। तो लॉ कह रहा है भैया वहां डेप्रिसिएशन लगता नहीं, तो तू उस लैपटॉप को अगर सेल करेगा, मान लो 20,000 में सेल करेगा, तो तू कहेगा कि मुझे 60,000 का नुकसान हो गया। लेकिन बिजनेस का जो लैपटॉप है वो डेप्रिशिएबल हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। लॉ कहती है गगन ये तू सेल कर सकता है 30,000 में। तो आपको पता है, आप जानते हो जो चीज डेप्रिशिएट होगी वो जब सेल होगी तो उसकी बुक वैल्यू और सेल प्राइस का डिफरेंस लिया जाएगा, तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है गगन बिजनेस के एसेट कैपिटल एसेट होंगे, बिजनेस की कार कैपिटल एसेट होगी, बिजनेस का फर्नीचर कैपिटल एसेट होगा, बिजनेस की मोटरसाइकिल कैपिटल एसेट होगी, बिजनेस का कंप्यूटर कैपिटल एसेट होगा, बिजनेस के अंदर लगा टीवी, फ्रिज, एसी सब कैपिटल एसेट होंगे। लेकिन घर में लगा टीवी, घर में लगा फ्रिज, घर में लगा फर्नीचर, घर में लगी चीजें कभी कैपिटल एसेट नहीं बनेंगी। समझ में आया? रीजन क्या है कि वो डेप्रिशिएबल होने के कारण इनकम जनरेट करेंगी सेल होने पर। ठीक।
मैंने कहा लॉ, मैं तेरी बात समझ गया। मैं फिर हंसने लगा। लॉ घूर रहा है, कह रहा है हंस रहा है, क्या हंस रहा है बता भाई। अच्छा सुनो, मैं कहा मेरी चेन जो घर पड़ी है वो तो मेरी पर्सनल है। कहा तो मेरी जब मैरिज हुई थी तब तब गोल्ड का रेट था 5,000 रुपीज पर तोला। तोला मतलब बोलते हैं 10 ग्राम्स, ठीक है। और आज गोल्ड का रेट है 50,000 प्लस। ओके, तो मेरे पास एक चेन है जो अराउंड 30 ग्राम 35 ग्राम की हो सकती है। तो 35 ग्राम्स की मेरे पास एक चेन है, तो वो उस जमाने में मान लो 15,000 16,000 रुपए की आई होगी। और अगर मैं आज उसको सेल कर दूं तो मान लीजिए वो लेट अस सपोज 1,60,000 रुपीज की सेल हो जाती है। तो गवर्नमेंट कह रही है वाह गगन वाह, गोल्ड की चीज तो हमेशा बढ़ने वाली है। मैंने कहा लेकिन वो मेरा पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल नेचर है, मैं बाहर कर रहा हूं, मैं बेचने जा रहा हूं, सरकार कह रही रुक उस पर टैक्स लगेगा। मैंने कहा कैसे लगा लोगे बताओ, कैसे लगा लोगे, तुम्ही ने तो कहा था पर्सनल इफेक्ट ऑफ मूवेबल नेचर। सरकार कह रही है तो हम तो सरकार हैं, कितनी बार भी एक्सक्लूजन लगा सकते हैं, इसमें भी एक्सक्लूजन लगा दी। लो, सरकार ने कहा गगन पर्सनल इफेक्ट मूवेबल नेचर कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन इसमें भी एक्सक्लूजन लगेगी। किसकी? ज्वेलरी की, यानी ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। तो यहां पर लॉ ने लिखा कि गगन पर्सनल इफेक्ट्स मूवेबल नेचर आर नॉट कैपिटल एसेट बट इट एक्सक्लूड्स। उन्होंने कहा गगन लेकिन याद रखना इन चीजों को हम पर्सनल मूवेबल नहीं मानेंगे, यानी इन्हें हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। क्या? ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब जो आभूषण होते हैं जो पहने जाते हैं जिसमें गोल्ड लगा हुआ हो, सिल्वर लगा हुआ हो, कुछ डायमंड लगा हो, प्रेशियस स्टोन लगा हो, उसको गोल्ड बोलते हैं। आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस जब खुदाई की गई तो जो पुरानी चीजें होती है उन्हें हम एंटीक या यूनिक पीसेस कह सकते हैं। तो वो भी गवर्नमेंट ने कहा कि वो भी गगन अगर किसी के पास हैं, वो कहते हैं हम राजाओं महाराजाओं के खानदान से हैं, ये हमारे आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पर्सनल मूवेबल नेचर नहीं मानी जाएंगी। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, एमएफ हुसैन ने दिखाया कि सड़क पर पेंट करने वाला अगर माधुरी दीक्षित को पेंट कर डालता है तो क्या हो जाता है। तो ड्राइंग्स पेंटिंग्स बहुत बहुत महंगी होती हैं, ये रईसों के नवाबों के शौक होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला इस पर बहुत बहुत इनकम हो सकती है, इसीलिए इसको भी हम पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं मानते। स्कल्पचर्स, मूर्तियां, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, टोटल 6 आइटम्स आपको याद करनी पड़ेंगी। अब कुछ लोग इसका रट्टा मारने का कुछ फॉर्मूला बनाते हैं, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, मुझे ऐसी याद हो जाती। तो मैं आपको रट्टा मारने की बात यहां पे कुछ भी नहीं बता रहा। ज्वेलरी की डेफिनेशन है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें लिखा गया है कि आपके पास अगर कोई गोल्ड की, सिल्वर की, कोई प्रेशियस मेटल की, उनके मिक्सचर की, स्टोन की कोई भी आइटम होगी तो वो आपकी ज्वेलरी का पार्ट बन जाएगी। सर मेरे पास एक पोशाक है, उसमें मैंने गोल्ड का कुछ करवा लिया तो वो भी ज्वेलरी बन जाएगी। सर मेरे पास एक कुर्सी है, मैं रईस हूं, मैंने उस पर हीरा जड़वा रखा है तो वो भी ज्वेलरी बन जाएगी। तो यानी ये सब चीजें आप कहीं शर्ट में, फर्नीचर में, जहां मर्जी लगा दो। सरकार कह रही है ये मत कहना कि फर्नीचर तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं। वो कह रहे अगर उसमें सोना लग गया, अगर उसमें हीरा लग गया तो वो आपका कैपिटल एसेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटे, फटाफट खत्म करते हैं। कैपिटल एसेट में स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कैपिटल एसेट, पर्सनल इफेक्ट ऑफ मूवेबल नेचर इज नॉट कैपिटल एसेट एक्सेप्ट 6 आइटम्स। ये 2 आइटम हो गई। उसके बाद लॉ कहती है कि गगन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, अगर आपके पास कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया है, उसे अगर आप ट्रांसफर करोगे तो हम आपसे कैपिटल गेन नहीं लेंगे। बट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होती है ये समझना पड़ेगा, और इसे बताने में मुझे 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, और आज की क्लास ओवर हो चुकी है हमारी, तो इसलिए मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी ये समझ लो कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो उसके ट्रांसफर पर कैपिटल गेन नहीं होगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया क्या होती है ये मत कहना सर आपने पढ़ा है नहीं, बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में बताऊं।
ये ज्यादा चलते नहीं है। गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल गोल्ड बॉन्ड्स, बियरर गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, तो ये ज्यादा चलते नहीं है। तो इसको अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है। तो अल्टीमेटली अब आपने क्या समझा? अब आपने कहा कि सर याद रखने के लिए कैपिटल एसेट में 3 चीजें कैपिटल एसेट हैं और 3 चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, ये उसका इंटरप्रिटेशन है। तो कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि कैपिटल एसेट पॉजिटिव लिस्ट, कैपिटल एसेट नेगेटिव लिस्ट, पॉजिटिव लिस्ट में प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, शेयर्स हेल्ड बाय या सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज, और तीसरा यूनिट्स ऑफ यूलिप। और क्या क्या नहीं है? तो स्टॉक नहीं है, पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ मूवेबल एसेट्स नहीं है, और आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। वट एवर वे, जैसे भी आप पढ़ें, तो मैंने आपको एग्जैक्टली ये बात बताई है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। हम आपको पहले बताएंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है, फिर आपको बताएंगे ट्रांसफर क्या है, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बातों को बताते हुए कैलकुलेशन पार्ट पर आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमने आपको डिटेल में बात बताई है, आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी, एग्जाम में एमसीक्यू में आपको हेल्प करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।